A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. So our first chapter is completed. First chapter की जो revision है वो हमारी हो चुकी है जियो की. And today we are going to start number 2 chapter. So chapter 2 name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So open your notebooks as well as supplementary books. I am waiting for you guys. Open your books and notebooks so that we can start. Okay, very good. So here is the first question. आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे सो दैट कल मैं आपका इसका टेस्ट ले सकूं. आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. कल आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी टेस्ट होगा. ओके अब डेली आपके टेस्ट होंगे. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी अ रीज़न फॉर द डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो आपको इतना तो पता ही है कि जो रिसोर्सेज हैं बच्चे वो किसी प्लेस पे ज़्यादा हैं किसी पे कम हैं. लाइक जो मेन एग्जांपल है मैं वही ले लेती हूँ. वाटर जो है हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. बट अगर राजस्थान वाली साइड देखें तो वहाँ पर पीने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता है पानी, है ना. तो रिसोर्सेज जो हैं वो अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसेस. So the reason for the difference in availability of resources from one place to another could be the place location. Place की जो location है पहला फैक्टर वो रहेगा इनके डिफरेंस में. अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट रिसीव्स, कितनी रेनफॉल उनको रिसीव हो रही है, सेकंड फैक्टर रहेगा. प्लेस का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ पर लैंड कैसी है. ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. Okay, let's come to the next question. So our next question is 6.2. List any 4 characteristics. हमने 4 characteristics बतानी है. स्ट्रेच ऑफ लैंड जो कि ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी. ऐसा कौन सा लैंड होता है, उसमें क्या खासियत होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब खींचती है. ये 4 करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट जो होएगी सॉइल फर्टिलिटी. ऑब्वियस सी बात है, लाइक फार्मर्स हैं वो वहीं पे रहेंगे जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होएगी. क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर का काम करना होता है, फार्मिंग करनी होती है, तो दे नीड फर्टाइल लैंड. सो जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग जो हैं अट्रैक्ट होंगे. फर्टाइल सॉइल जो है वो क्रॉप्स करेगी ज़्यादा ग्रो एंड जो कि लोगों को वो मिलता है, हमें फीड करते हैं वो, है ना. नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल. जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल होगी वहाँ पर ही फार्मिंग अच्छे तरीके से हो सकती है. सो दिस इज़ सेकंड फैक्टर विच कैन अट्रैक्ट मोर पीपल टू लिव देयर. सो द लैंड विल बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स इफ़ देयर इज़ ऑप्टिमम रेनफॉल. जितनी रेनफॉल की ज़रूरत है अगर वहाँ पर मिल रही है तभी वहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगी. ओके, सो नेक्स्ट इज़ नेचुरल वेजिटेशन. द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेशन विल हेल्प द पॉपुलेशन लिविंग देयर. अब जितनी भी अवेलेबिलिटी होगी वेजिटेशन की वो हेल्प करेगी पॉपुलेशन की टू लिव देयर, जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन अच्छी होगी. नेक्स्ट आ जाता है फ्लैट टेरेन. अब जहाँ पर फ्लैट टेरेन होगा, रोड्स प्लेन होंगी, सब कुछ लैंड प्लेन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो जाएगी, है ना. तो इसीलिए लोग जो हैं उन लैंड्स के ऊपर ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं. दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन. नाउ कम टू द 7.1 क्वेश्चन. इसमें आपने क्या करना है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द इमेज ऑन पेज नंबर 9 ऑफ द NCERT बुक. Just wait. NCERT book, answer the questions given below. So इसमें आप NCERT बुक ओपन करोगे बेटा पेज नंबर 9 पे, सो दैट आप आंसर कर सको उसका. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ईच इमेज शो. जो हर इमेज है वो क्या शो कर रही है हमने ये बताना है इसमें. ओके, सो
अगर आप पेज नंबर 9 देखते हो NCERT बुक का, तो वहाँ पर ना डायग्राम्स बनी हुई हैं और वहाँ पर आपको शो किया गया है कि कैसे लैंड का जो है टाइम टू टाइम कैसे ओवर यूज़ जो है या ओवर टाइम वो उसका यूज़ या फिर उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें 4 डायग्राम्स बनाई गई हैं। ओपन योर NCERT बुक एट पेज नंबर 9। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज ईच इमेज शो, हर एक इमेज जो है वो क्या शो कर रही है। हाउ आर इमेजेस 2 एंड 3, जो नंबर 2 और 3 पे इमेजेस हैं एंड 4 पे, वो क्या डिफरेंस शो कर रही हैं, उनमें क्या डिफरेंट है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो बेटा, हर एक इमेज जो है वो एक ना एक डेवलपमेंट शो कर रही है, जो भी वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। अब जो इमेज नंबर 2 है ना, वहाँ पर अगर आप देखोगे ना, वहाँ पर पक्का हाउसेस ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। ओके, सो एज़ कम्पेयर टू इमेज नंबर 1 में इतने पक्का हाउसेस नहीं हैं, है ही नहीं है। तो इमेज 2 पे बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस भी दिख रही हैं आपको, अगर देखोगे वायर्स हैं ऊपर। तो इमेज नंबर 3 जो है वहाँ पर और भी पक्का हाउसेस दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वहाँ पर रोड्स भी हैं, बस स्टॉप भी दिखाया गया है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं, बसेस भी आती हैं, मॉडर्न तरीके से ट्रांसपोर्ट बनाया गया है वहाँ पर, और जो कि इमेज नंबर 2 में एब्सेंट था, मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि टाइमली जो है डेवलपमेंट हो रही हैं। सो अगर हम बात करें इमेज नंबर 4 की, तो इमेज नंबर 4 की और भी बिल्डिंग्स हैं। 3rd में कम थी, 4th में और भी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं वहाँ पर, और एक चिल्ड्रन के लिए पार्क भी बना हुआ है वहाँ पर, स्विंग्स भी हैं, और यहाँ पर हम एरोप्लेन भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि जो है 3rd नंबर से ज़्यादा 4th नंबर में और भी डेवलपमेंट हो चुकी है। ओके, सो इसका सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वाई डू यू थिंक लैंड यूज़ चेंज ओवर द ईयर्स। अब लैंड का जो यूज़ है वो टाइम टू टाइम, ईयर्स टू ईयर कैसे चेंज होता है। लैंड यूज़ चेंज दिस वे बिकॉज और डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जितनी डेवलपमेंट होगी लैंड का यूज़ चेंज होगा, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, उनको रहने के लिए, कमाने के लिए इंडस्ट्रीज़ चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए भी जो है उनकी यूजेज बढ़ती जाएगी लैंड की और चेंज होती जाएगी। और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ 5th इमेज बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक लैंड यूज़ में लुक लाइक इन द नियर फ्यूचर। अब आने वाले टाइम में लैंड में क्या चेंजेस आएंगे, आपने वो पिक्चर में शो करने हैं। I know this is very difficult for you to make this picture, but you can try, and I know you will try. Okay, so next question is 7.2 question. So in this question what would you use the following pieces of land for? ये जो नीचे आपको कुछ pieces of lands दिए गए हैं, उनके आप क्या यूज़ करोगे, आपने ये बताना है। So in first point, a fertile plain on the banks of a river। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है बेटा, सो इस क्वेश्चन में देखो, अ फर्टाइल प्लेन ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अगर बैंक ऑफ रिवर के नज़दीक फर्टाइल प्लेन होगा तो हम उसका कैसे यूज़ करेंगे। द लैंड कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अब देखो अगर फर्टिलिटी है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम क्रॉप्स ही ग्रो करेंगे, तो वहाँ पर हम क्रॉप्स और वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो वो सॉयल होती है वो फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है। और रिवर के पास है, बैंक ऑफ रिवर के पास है, तो वहाँ पर वाटर भी जो है ईजीली अवेलेबल होगा for irrigation. Okay, let's come to the next point. So next point is a barren stretch of flat land between two major cities. अगर 2 मेजर सिटीज़ के बीच में एक बैरन लैंड है, बैरन लैंड जो होता है बच्चे वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो वी विल यूज़ दैट बैरन लैंड फॉर अनदर पर्पस। सो द लैंड कैन बी यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बैरन लैंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इट्स नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड कैन बी यूज टू सेटअप द फैक्ट्रीज़। वो यूज़ किया जा सकता है टू सेटअप द फैक्ट्रीज़। एंड ये जो सिटीज़ होती हैं ये भी हेल्प करेंगी किसकी, बाय जो है अगर हम फैक्ट्रीज़ वगैरह ओपन करते हैं या फिर कोई मार्केट ओपन करते हैं, देन जो वर्कर्स हैं उनको भी जो है जॉब्स मिल जाएंगी और हमें भी गुड्स जो है अवेलेबिलिटी उसकी ईजीली हो जाएगी।
So next question is 7.3. In a sentence, list one thing you can know about a place by studying its land. अगर आपको एक लैंड के बारे में पता चलता तो उसके यूज़ के बारे में पता चलता तो आप कैसे उसके जो फीचर्स हैं वो बना सकते हो. सो इट्स फर्स्ट फीचर इज़ जो है द लैंड यूज़ ऑफ अ प्लेस टेल्स अस अबाउट. कैसे हम अगर एक लैंड को यूज़ करते हैं उसको कैसे बता सकते हैं. द टाइप ऑफ लैंड एंड इट्स फीचर्स सच एज फर्टिलिटी. सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ लैंड देखते हैं और उसके फीचर्स देखते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी हो गया. पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस हमें पता चल जाएगी. ऑक्यूपेशन पता चल जाएगी कि लोग वहाँ पर क्या कौन सी ऑक्यूपेशन जो है ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं. लेवल ऑफ डेवलपमेंट उस रीजन का जो है वो भी हमें पता चल जाएगा. सो 7.4 क्वेश्चन इज identify which category of land use each case below falls under and write in your notebook. कुछ केसेस यहाँ पर दिए गए हैं, लाइक अ माइन टू डिग आउट गोल्ड एंड डायमंड्स. कौन सा मेथड जो था यूज़ किया जाता था, माइनिंग, ताकि वो गोल्ड और डायमंड्स को नीचे से निकाल सकें. कॉलोनी ऑफ हाउसेस को हम रेजिडेंशियल बोल देते हैं. अगर क्रिकेट स्टेडियम है या फिर कोई पार्क वगैरह है उसको हम रिक्रिएशनल और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. वीट फार्म जो है वो एग्रीकल्चरल में आ जाता है और एयरपोर्ट जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए आ जाता है. ओके, अब जो सॉइल है वो कैसे यूज़, सॉइल किससे बनती है, वेदर्ड रॉक्स होंगे जब उसके साथ पानी होगा वहाँ पर और ह्यूमस होगी. So our next question is why does rock turn into a soil? How does rock turn into soil? जो rock है वो कैसे soil बनती है. So its answer is rocks turn into the soil through the process of weathering. प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से जो रॉक्स हैं वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब देखते हैं वेदरिंग क्या होता है. वेदरिंग तब होती है व्हेन रॉक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, उनका पाउडर बन जाता है बाय नेचुरल फोर्सेस. नेचुरल तरीके से नेचुरल फोर्सेस में क्या क्या आ जाता है, विंड आ जाती है, आइस आ जाती है और वाटर आ जाता है. अब जो ये पाउडर होता है वो फिर मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और फिर ऑर्गेनिक मैटर के साथ. जो भी लास्ट में फाइनल मिक्सचर बनता है, लाइक पाउडर का, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर जब मिक्स हो जाता है तो वो एक मिक्सचर बनता है जिसको हम सॉइल बोल देते हैं. कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को, वो हैं टेम्परेचर, रेनफॉल एंड रेट ऑफ वेदरिंग. अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो इट्स ईजी एज वेल एज इट्स इंटरेस्टिंग. बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू सॉइल्स सैम्पल्स लिस्ट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन दैम. आपने कोई भी 2 टाइप्स ऑफ सॉइल ले लेनी है और उनमें डिफरेंस बताना है. इट मे बी आपका जो आंसर है वो डिफरेंट भी हो सकता है, इट मे बी. ओके, सो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स ली हैं, सॉइल सैंपल ए, सॉइल सैंपल बी. सॉइल सैंपल ए जो है वो ब्लैक डार्क कलर की है और दूसरी जो है लाइट ब्राउन कलर की है. इसमें मॉइस्चराइज़र है, उसमें वो ड्राई है. ये स्टिकी टेक्सचर है और वो ग्रेनी टेक्सचर है. तो इस तरीके से हम उनके डिफरेंस लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आ जाता है टिक द स्टेटमेंट्स, जो कि सॉइल डिग्रेडेशन की एग्जांपल है. मतलब ख़राब होती है इसमें सॉइल, है ना, जो कि हमारी फार्मिंग वगैरह के लिए नहीं यूज़ कर पाते हैं. इससे क्या होगा, वंस डेंस फॉरेस्ट इज़ नाउ बैरन लैंड. अगर बैरन लैंड होगा वो किसकी वजह से होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से या सॉइल इरोजन की वजह से, है ना. अब सेकंड है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मैन जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा है, तो अच्छी बात है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना. थर्ड जो है फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द हिल वॉशेस डाउन विद द रेन. जो फर्टाइल सॉइल होती है वो सारी जो वाटर होता है रेनफॉल का वो सारा उधर से चली जाती है, तो वो रिवर में चली जाती है, तो वहाँ पर फर्टाइल सॉइल रहती ही नहीं है. ओके, Let's come to the next question. What would happen if there were no fertile soil left on the planet? क्या होगा अगर फर्टाइल सॉइल नहीं रहती है प्लैनेट के ऊपर. इफ़ देयर वर नो फर्टाइल सॉइल लेफ्ट ऑन अ प्लैनेट देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. अगर वहाँ पर फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो वहाँ पर कोई प्रोडक्शन भी नहीं होगी, ठीक है, क्रॉप्स की, वेजिटेशन की और एनी अदर प्लांट्स की. एनिमल्स और ह्यूमंस जो होंगे वो जी ही नहीं पाएंगे विदाउट वाटर, विदाउट वेजिटेशन और क्रॉप्स, है ना, वो हम नहीं रह पाते हैं फूड के बिना. तो इस तरीके से ये कहा गया है कि जो हमारा लैंड है वो फर्टाइल होना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज मल्चिंग अ गुड प्रैक्टिस फॉर सॉइल कंजर्वेशन। अगर हमने सॉइल को कंजर्व करके रखना है तो मल्चिंग जो है वो गुड प्रैक्टिस है। हाउ ये गुड प्रैक्टिस है? इसीलिए क्योंकि हेल्प करती है सॉइल को मॉइस्चर बनाने में, मॉइस्चर जो है वो सॉइल के बीच में रखने में हेल्प करती है। इंटरक्रॉपिंग हम किसको बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग वो होगी जब हम 2 और मोर क्रॉप्स जो हैं साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड पे कल्टीवेट करते हैं अल्टरनेटिव रोज़ में, मतलब रोज़ बना के एक रो में कुछ और लगा दिया, दूसरे में और लगा दिया, तो उसको हम इंटरक्रॉपिंग बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ डू शेल्टर बेल्ट्स हेल्प कंजर्व सॉइल। जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं वो कैसे कंजर्व करती हैं सॉइल को? अब जो पूरी रो में जो है अगर ट्रीज़ प्लांट किए जाते हैं तो उसके लिए शेल्टर बेल्ट यूज़ की जाती है, और ये ट्रीज़ जो है हेल्प करते हैं टू कंजर्व सॉइल, क्योंकि वो जो है रिड्यूस कर देते हैं सॉइल इरोजन एज दे ब्लॉक विंड्स। वो विंड्स को रोक लेते हैं और सॉइल को क्या कर देते हैं, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यूज़ द वर्ड मीनिंग बिलो टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑन पेज नंबर 13 एंड 15। अगर आप बुक ओपन करते हो एट पेज नंबर 13 एंड 15 तो वहाँ पर आपको एक वर्ड मीनिंग दिया गया है, तो आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, सो इसका जो फर्स्ट आंसर रहेगा वो ये है। ओके, ह्यूमंस यूज़ वाटर। ह्यूमंस जो है वाटर किस लिए यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, क्रॉप्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी, अर्बनाइजेशन आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सारे फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। अब ज़्यादातर जैसे अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए के पार्ट्स, नॉर्थ वेस्ट या मैक्सिको में, और पार्ट्स जो होते हैं साउथ अमेरिका के और जो ऑस्ट्रेलिया है, वो सारे जो हैं फेस कर रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम? वाटर शॉर्टेज की। यहाँ पर भी 13 to 15 पेज में जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उनको क्वेश्चंस हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज जो होते हैं उनमें एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, ये सारे जो हैं पोल्यूट कर देते हैं वाटर बॉडीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, ये आप खुद करोगे, मैं नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन आंसर समझाए थे उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया था और बुक में भी है यही सेम। जस्ट यू हैव टू कंप्लीट द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 9.8। इसमें भी आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ये वो प्लांट्स एंड ट्रीज़ होते हैं जो कि नेचर में ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, ये बाय नेचर ही जो है ग्रो करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? नेचुरल वेजिटेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। और कौन से थ्रेट्स हैं नेचुरल वेजिटेशन को? डिफॉरेस्टेशन हो सकती है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। ये जो है नेचुरल वेजिटेशन को क्या है? खतरे हैं, थ्रेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि नेचर में फ्रीली रह सकते हैं। इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, फिशेस भी आ जाती हैं। वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है? वाइल्ड लाइफ जो है वो बैलेंस बना के रखती है नेचर में और बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डीकम्पोजर्स भी हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द सम थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को कौन सा थ्रेट है? इसमें उनकी हैबिटेट लॉस हो सकती है, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, पॉचिंग, ये जो है इस वाइल्ड लाइफ को थ्रेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमने इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। अगर ट्रू है तो इट्स ओके, अगर फॉल्स है तो उसको हमने करेक्ट करना है। फर्स्ट है वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स सो देयर विल नेवर बी स्कार्सिटी ऑफ इट। फॉल्स है, ऑब्वियस सी बात है, अगर रिन्यूएबल सोर्सेज है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो उसकी स्कार्सिटी नहीं होगी कभी भी। जो बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पर स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है वाटर की, बिकॉज हमारे पास पीने के लिए क्लीन वाटर जो है वो बहुत कम मात्रा में है, कम परसेंटेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्लांटिंग ट्रीज़ जो हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं सरफेस रन ऑफ। येस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज़ ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।
नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज जितने भी लिविंग बींग्स जो हैं वो एक दूसरे पे अपने सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी तरीके से डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चंस, आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो, सो बी रेडी फॉर द टेस्ट विल बी ऑन गूगल मीट। ओके, सो हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। अच्छे से इसको लर्न कर लेना। हैव अ नाइस डे बेटा।